इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्होंने इस बात को समझा कि फिग फ्रूट वाला स्टेटमेंट समझ लिया, उन्होंने भी गलत कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा जब भी आपके सामने आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ जाए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको एक ट्रेंड पता चलता है नीट 25 का, जो कि आप नीट 26 के लिए भी फॉलो कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। बैक साइड देखते हो तो वहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सारे बच्चों के लिए। कुछ बच्चे मेरे को डायरेक्टली डीएम करके बोलते हैं कि भैया ये वीडियो बनाओ, आपने इस बार बताया नहीं कि कहाँ से एनसीईआरटी से किस किस लाइन से क्वेश्चन पूछे। और कुछ बच्चे मेरे को इनडायरेक्टली मजबूर कर देते हैं ये वीडियो बनाने के लिए, ये बोल के कि भैया नीट 25 का पेपर अगर आप देखोगे ना तो अब ये पुराने टाइप का पेपर नहीं रहा जहाँ पे एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन्स उठ के आ जाते थे। इस बार एनसीईआरटी के लाइन्स को घुमा दिया गया है। आप एनसीईआरटी पढ़ के इस पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते, आपको एकदम डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो वही चेक करने के लिए मैं सोचा कि अगर बच्चे बोले तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या रियलिटी है, और वही रियलिटी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आज बताने वाला हूँ। और इस एनालिसिस को करते समय मेरे को और भी कुछ नए ट्रेंड्स पता चले जो कि एनटीए ने फॉलो किया इस बार पेपर बनाते समय। तो वो ट्रेंड्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायग्राम्स को इस बार अलग तरीके से यूज किया गया है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो बताऊंगा आपको। ऑल्सो एक्सरसाइज का यूज किया गया है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा। जो बहुत को लगा था यार ये तो एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन वो बैक एक्सरसाइज में दिया हुआ है, तो वहां से क्वेश्चन बनाया गया था। तो वो सारी चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के, जब मैं कंक्लूजन बताऊंगा, समरी बताऊंगा किस तरीके से नीट 25 का पेपर फॉर्म हुआ था, और उसके बेसिस पे आपको नीट 26 की तैयारी कैसे करनी है, क्या आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्या आपको डिटेल लेक्चर करने हैं, किन चैप्टर्स के लिए डिटेल करने हैं, सब कुछ मैं इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको पता रहे कि आप जो करने जा रहे हो क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो बिना कोई देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी था या नहीं था। और यहाँ पे कुछ मार्किंग से मैं आपको जहां वो मार्किंग आएगी समझाते जाऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको येलो मार्किंग दिख रहा है इस क्वेश्चन में, तो इसका मतलब है जहां पे भी मेरे को लगता है कि यार ये क्वेश्चन बच्चा डायरेक्टली एनसीईआरटी से पढ़ के शायद न कर पाए, क्योंकि उसको कंफ्यूजिंग लग सकता है उस टाइम प्रेशर में, उसको मैंने येलो से, अगर हल्का सा भी उसमें कुछ ट्विस्ट है, वो डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है, तो मैंने उसको येलो से हाईलाइट कर दिया, भले ही वो क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने सही किया होगा। यहाँ पे पूछा था कि आप रिकॉम्बिनेंट को कैसे पहचानोगे, तो इसमें हो सकता था आप 1 और 3 में कंफ्यूज हो सकते थे, क्योंकि 3 जो है एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी डाल के आप रिकॉम्बिनेंट को चेक कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको ध्यान देने वाली बात थी ये थी कि यहाँ पे बोला गया था कि इको R1 वाले साइट में यहाँ पे इंसर्ट किया गया है एलियन पीस ऑफ डीएनए को। आपको यहाँ दिख रहा है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को इंसर्ट किया गया है, और एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन में कुछ भी इंसर्ट नहीं है, तो आप थर्ड ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट जो है व्हाइट कलर्ड कॉलोनीज से रिप्रेजेंट होते हैं, वो एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया गया है। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हो, पेज नंबर 170 न्यू एनसीईआरटी का क्लास 12 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑल्सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को भी देख के बहुत बच्चे ने डायरेक्टली सोच लिया होगा कि अच्छा यहाँ तो या तो व्हाइट कलर्ड कॉलोनी होगा या तो ब्लू कलर्ड कॉलोनी होगा, और रिकॉम्बिनेंट बोला है तो व्हाइट कलर्ड कॉलोनी होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिकॉम्बिनेंट जो कॉलोनीज होंगी वो कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बोला था कि प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम कौन सा होगा, तो आपको पता है एपो एंजाइम होगा। ये एनसीईआरटी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, पेज नंबर 118 क्लास 11 में आपको मिल जाएगा। ऑल्सो ये जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, किसी को अगर एक्सेस करना है तो वहां से एक्सेस इसका कर सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी मैंने येलो से हाईलाइट किया, क्योंकि ये जो पहला स्टेटमेंट है आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा। अब बहुत जो भैया तो बहुत बेसिक स्टेटमेंट है, 6 क्लास के बच्चों को पता है एनसीईआरटी ने इसको डायरेक्टली नहीं लिखा है, तो इसलिए मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट लेके आपको इस क्वेश्चन को येलो मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन में रख दिया। भले इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी मिल जाता है, जहां पे लिखा गया है कि ये जो डेफिनेशन है वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का है, ना कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जो पहला स्टेटमेंट है कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी पूरे इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी होती है, वो भी इनडायरेक्टली इन दोनों लाइंस में आपको दिख जाएगा। पेज नंबर 206 और 207 क्लास 12 में आपको ये देखने को मिल जाएगा, चेक कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपसे दो चीज पूछी गई थी, एक तो एग एपरेटस में क्या क्या होता है, तो आप 2 सिनर्जिड और 1 एक्सेल होता है। तो यहाँ पे लिखा गया था कि एग एपरेटस में 2 पोलर न्यूक्लियर होता है, तो आपका ये गलत हो गया। और पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, वो चीज भी आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज कहाँ मिलेगा आपको, पेज नंबर 11 क्लास 12 में आपको मिलेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, तो यहाँ पे असर्शन सही था बट रीजन वाज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली मिल जाता है एनसीईआरटी में, ये जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, सारी फीचर्स यहाँ पे देख लो। मैलिग्नेंट या फिर न्यूप्लास्टिक ट्यूमर्स का दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स होते हैं, ग्रोज वेरी रैपिडली, इन्वेडिंग एंड डैमेजिंग प्रॉपर्टी इनमें होता है। तो आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलता है, ये। लेकिन ये जो कन्फाइंड टू ओरिजिनल लोकेशन, ये बेनाइन ट्यूमर का प्रॉपर्टी है, इसलिए आपका गलत हो जाता है और आपका सही स्टेटमेंट ABC हो जाता है। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेज नंबर 141 में आपको मिल जाएगा क्लास 12। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये आपको पेज नंबर 32 क्लास 11 में डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा कि जिम्नोस्पर्म में आपके नेकेड सीड्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको दिख जाएगी। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली हार्मोन्स को और वो हार्मोन्स कहां से प्रोड्यूस होते हैं उनको मैच करना था। पेज नंबर 241 और 244 में क्लास 11 में आपको ये मिल जाएगा। सारी जो भी मार्किंग्स है मैंने कर दी, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी में दिख रहा है, पेज नंबर 104 क्लास 12 में आपको इसका आंसर देखने को मिल जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 144 क्लास 11 में आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाता है कि रूबिस्को के लिए कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो रूबिस्को कैटलाइज करता है कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP को, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, पेज नंबर 144 क्लास 11। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन सबको पता है मेनार्च, ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में है, मार्क कर दिया है, पेज नंबर 33 क्लास 12। ये सारे न्यू एनसीईआरटी की मार्किंग्स है। ठीक है, अगला देखते हैं 101। इसमें आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पेज नंबर 182 में देखने को मिल जाता है कि एली लिली ने ई कोलाई को यूज़ किया था, और ई कोलाई एक बैक्टीरियम है, ये भी एनसीईआरटी नहीं बताया है, तो ये भी आपको सोचना नहीं था। देखो यहाँ पे मार्किंग मैंने कर दी है, और एली लिली ने ई कोलाई को यूज़ किया था, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो पेज नंबर 182 क्लास 12 आप चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में एसोसिएशन रीजन उठाया गया है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इस एसोसिएशन का ये रीजन है, क्योंकि आपको यहाँ पे डज दिख रहा है। ठीक है, पेज नंबर 49 क्लास 11th चेक कर सकते हो, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं 103। ये भी आपको अब ये डायरेक्टली नहीं है, लेकिन जो भी सेल साइकिल चैप्टर को पढ़ता है उसको पता है कि स्पिंडल फाइबर का काम क्या है। इसको मैं कंसेप्चुअली मान के कि डायरेक्टली नहीं लिखा है, लेकिन जिसको भी पता होगा, जिसने भी चैप्टर पढ़ा है ढंग से, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, उन्होंने मेंशन किया होगा कि स्पिंडल फाइबर वहाँ पे क्या काम करवा रहे होते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम का उनका काम रहता है। एनाफेज में वही स्पिंडल फाइबर के शॉर्टनिंग के कारण ही वो अलग अलग पोल्स में जाता है, सबको पता है ये चीज़। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि स्पिंडल फाइबर्स का मेन फंक्शन क्या है माइटोसिस में, तो टू सेपरेट द क्रोमोसोम। बाकी ऑप्शंस को भी आप देख के एलिमिनेट कर सकते थे। फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए कि एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं लिखा है या फिर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, घुमा के पूछा है, तो 103 को मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, इन्हीं हाईलाइट्स को मैं बाद में काउंट करके आपको बताऊंगा कि कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे गए थे या थोड़े से ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये पेज नंबर 123 में आप इसको पढ़ सकते हो उसके बाद में, अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं 104 क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो पेज नंबर 84, 85 क्लास 12 में आपको देखने को मिल जाएगा। सारी मार्किंग्स मैंने यहाँ पे कर दी है ना। ग्रिफिथ ने क्या दिया था, कौन सा यूज़ किया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल किसने प्रूव किया था, ये था इसमें। तो ये सब चीज़ आपको देखने मिल जाएगा। और यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन का डेफिनेशन भी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, ये भी पूछा था। अच्छा आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये भी आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। एडेनाइन नाइट्रोजन बेस है, एडेनोसाइन आपका न्यूक्लियोसाइड है और एडेनालिक एसिड न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, पेज नंबर 106 क्लास 11th वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, आपको ये दिख रहा है। अच्छा, एनसीईआरटी क्वेश्चन था डायरेक्टली। ऑल्सो इसमें एक एलेनाइन दिया हुआ था, तो एलेनाइन आपका एमाइनो एसिड होता है, ये भी एनसीईआरटी में ही दिया गया है। जो बायोमोलिक्यूल्स में आप प्रोटीन वाले पार्ट में जाओगे तो उसके स्टार्टिंग ही आपको ये एग्जांपल्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, फ्रॉग से क्वेश्चन पूछा था, पेज नंबर 82 क्लास 11th। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जो रीनल पोर्टल सिस्टम है वो किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी को लिंक करती है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 107। अब इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि हो सकता है कि बहुत बच्चों को समझ ना आए कि पूछा गया है क्वेश्चन में, जो कि यहाँ पे लिखा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स इन यूकैरियोटिक साइकिल। अभी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल इवेंट्स है या नहीं, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, तो हो सकता है कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ऑप्शन देख के आपको समझ में आ जाता है क्या बोले हैं। बाकी पहला ऑप्शन तो ऐसे गलत है, क्योंकि प्री जो एमआरएनए का ट्रांसफर है साइटोप्लाज्म में जो होता है वो स्प्लाइसिंग के बाद होता है। ये एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्लाइसिंग के बाद एमआरएनए का ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस से बाहर, डेट इज साइटोप्लाज्म में। तो पहला स्टेटमेंट ऐसे गलत हो जाता है। और बी, सी और डी जो ऑप्शंस हैं वो आपके डायरेक्टली यहाँ पे दिए हुए हैं सीक्वेंस में, इसी को आपको टिक करना था, तो आपका बी सी डी करेक्ट है। यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने मार्क कर दिया। तो पेज नंबर 93, 95 मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस चैप्टर क्लास 12 में आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब 108 पहला ऐसा क्वेश्चन था जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी आप मान सकते हो इसको, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करता है, सबको पता है। और जिसने भी इसको पढ़ा है कॉमन सेंस से भी अगर आप बात करते हो, अगर डायग्राम भी ध्यान में है तो आपको दिख रहा है कि एक से पहले वो स्प्लिट होगा जो भी आपका डीएनए है, और उसके बाद स्ट्रैंड्स, हर एक दोनों स्ट्रैंड से एक एक और बन जाएंगे, है ना। तो मतलब बेसिकली 1 से 2 बना, फिर 2 से 4 बना। तो आपका जो बेसिकली जो इक्वेशन फॉलो होता है वो 2 की पावर n ही होता है। ये चीज़ आपने मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस में जो सेमी कंजर्वेटिव नेचर को प्रूव करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। वहाँ पे भी 2 की पावर n का फॉर्मुला यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैंने लिखा भी हुआ अपने एनसीईआरटी में। तो जिसको भी फिजिक्स का नॉलेज है, बेसिक्स पता है कि यार डबलिंग जब भी होता है तो उसको 2 की पावर n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस क्वेश्चन को करके आया है, सही सॉल्व करके आया है। तो ऐसा नहीं कि किया नहीं जा सकता, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी मानूंगा। उसको मैंने यहाँ पे पिंक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो इसको मैं आपको देता हूँ कि ये क्वेश्चन छोड़ा जा सकता था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी मिल जाता है क्लास 12 पेज नंबर 12 और 13 में। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन क्लास 12 पेज नंबर 201 में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। ठीक है, कमेंसुअलिज्म का एग्जांपल ही वही पूछा था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, ये भी आपको डायरेक्टली पेज नंबर 38 क्लास 12 है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के एकदम एंड में देखने को मिलता है। डायरेक्टली जो लाइन्स है वो यहाँ पे दी हुई है, जो कि यहाँ पे पूछा था कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो आप देख के यहाँ पे मार्क कर सकते थे। अच्छा, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, जो कि 112 नंबर क्वेश्चन है क्लास 12 में, पेज नंबर 174 में डायरेक्टली इसका डायग्राम है, वही चीज़ यहाँ पे पूछी हुई थी। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा था आपके नीट 25 में, ये आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कई बार आपको पता नहीं होता, तो यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाया जा सकता था। मान लो आप देख के नहीं गए हो और आप कंफ्यूज हो कि फोम ब्रेकर कौन सा है, तो पता है आपको अब कैसे एलिमिनेट करोगे। आप बहुत बच्चों ने देख लोगे यार फोम ब्रेकर बी और डी तो नहीं होगा, ठीक है, कोई तो ये जो आपको अलग से स्पाइक से दिख रहे होंगे, इनमें से कोई ऑप्शन होंगे, तो ए और सी में से आपको चूज करना था बेसिकली। तो बहुत बच्चों को पता होगा यार फोम जो बनेगा ना वो टॉप पे बनेगा, तो फोम ब्रेकर भी ऑलमोस्ट टॉप मोस्ट वाला ही होना चाहिए। तो सी ही आंसर मोस्टली बच्चों को टिक करना चाहिए था, अगर आपको आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से आप कॉमन सेंस का अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं करना एग्जाम में कि यार मैं तो जो पढ़ूंगा बस वही सही करके आऊंगा। कॉमन सेंस हमेशा लेके चलना है, हमेशा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कॉमन सेंस आपको बहुत फायदा देती है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे 113 अगर देखते हो तो क्लास 11 पेज नंबर 82 में आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वही यहाँ पे पूछा था कि लैंड रेस्पिरेशन और वाटर रेस्पिरेशन में फ्रॉग के केस में कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हुआ था, वही आपको सही करना था देख के। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अगर देखते हो तो यहाँ पे एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स के फंक्शंस पूछे थे, तो ये आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पेज नंबर 244 245 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन वाला जो पॉइंट है वो गलत है, प्यूपिलरी डायलेशन होता है, तो ये गलत हो गया। अब हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, देखो ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे बढ़ाता है ना, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन करके इंक्रीजेज द ग्लूकोज इन द ब्लड, और
है ना, ये देखो इंक्रीजेस ग्लूकोज इन द ब्लड, और इंक्रीज इन ग्लूकोज को हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस जगह से इस तरीके से आपको इसका आंसर देखना था कि हाँ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन तो होता है। बाकी पाइलो इरेक्शन भी करता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाता है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पेज नंबर 172 175 में देखने को मिलेगा, क्लास 11th में दिया हुआ है। सारे स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो सारे स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में ही प्रेजेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 116 क्लास 11th 242 डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाता है कि इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी से सिक्रीट हो रहा है लेकिन प्रोड्यूस हाइपोथैलेमस में होता है ना। तो वो हार्मोन दो ही है, एक वैसोप्रेसिन एक ऑक्सीटोसिन, और वैसोप्रेसिन को एडीएच बोलते हैं। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है और वही यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है, डायरेक्टली एनसीईआरटी से पेज नंबर 242। अब 117 की बात करें तो क्लास 12 का क्वेश्चन है, पेज 153 डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये दूसरा क्वेश्चन जो कि आप आउट ऑफ एनसीईआरटी मान सकते हो। आप अगर पढ़ते हो पेज नंबर 6973 तो आपको कहीं पर भी डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि पॉलीजेनिक ट्रेड जो है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वो कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो करता है या नॉन मेंडेलियन, या वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है, तो कहीं पे नहीं दिया हुआ। लेकिन जिसने भी ढंग से पढ़ा है, जिसको जेनेटिक्स का नॉलेज है या फिर बेसिकली एनसीईआरटी का भी नॉलेज है, तो उसने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया होगा, क्योंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न में ही ऑटोसोमल और एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स आते हैं। तो अगर ये नहीं है तो ये बाकी के दो भी नहीं होंगे, तो आपका यही बचेगा, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो यहाँ पे बोला गया था कि सारे, जैसी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप पढ़ते हो पैराग्राफ, वहाँ पे बोला है कि सारे जो कैरेक्टर्स है वो मेंडेलियन स्टडीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझाना स्टार्ट किया। तो बाकी इतना तो एग्जाम में याद नहीं रहता है, तो मैं आपको बेनिफिट ऑफ डाउट यहाँ पे देता हूँ कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, और वैसे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी था, लेकिन इसको किया जा सकता था, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा है, पेज नंबर 32 क्लास 12 है ना, सारे के सारे यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, और वहीं मैच द फॉलोइंग में आपको डालना था, ठीक है। अच्छा उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जांपल पी प्लांट है, यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो, पेज नंबर 62 क्लास 11th डायरेक्टली बोला गया है। अच्छा 121 क्लास 12 पेज नंबर 155 डायरेक्टली यहाँ पे दिया गया है कि एनावेना नॉस्ट्रिक ऑसिलेटरिया, ये तो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, साथ ही साथ एजोटोबैक्टर भी आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन वॉलवॉक्स नहीं करता। वॉलवॉक्स एक एल्गा है, और एल्गा है तो ये ऑक्सीजन भले प्रोड्यूस करेगा लेकिन नाइट्रोजन फिक्स नहीं करेगा। आगे चलते हैं 122, ये क्लास 12 में पेज नंबर 225 में मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, ये मैंने मार्क कर दिया एक्स2 कंजर्वेशन का एग्जाम्पल। अच्छा अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो साइंटिस्ट का इंट्रो दिया जाता है वहाँ से पूछा गया है ना, या आप पढ़ के जाते भी हो तो पेज नंबर 189 क्लास 12 में आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाता है डायरेक्टली क्लास 12 में पेज नंबर 88 में। ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है इस पूरे पैराग्राफ से उठाया गया, पूरा ही पैराग्राफ मान लो उठा के आपको क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है, लेकिन एक एक लाइन आपको इस पैराग्राफ में देखने को मिल जाएगा, कोई भी चेंज नहीं है। 125 मैंने फिर से हाईलाइट किया है, मतलब कि यहाँ पे कोई ना कोई स्टेटमेंट को चेंज किया गया है। तो आपको जो दूसरा स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है ये तो डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया गया है, ये रहा, है ना, पेज नंबर 98, 99 और 180 में आपको देखने को मिल जाएगा क्लास 12 के। लेकिन जो स्टेटमेंट 1 है डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन समझा है, जिसने भी एनसीईआरटी पढ़ा है, ट्रांसलेशन समझा है, उसे पता है कि जो राइबोसोम है वो भी बाइंड करता है एमआरएनए से, और टीआरएनए जो है इनिशिएटेड टीआरएनए के फॉर्म में बात कर लो, या फिर नॉर्मल अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करवाने के लिए भी टीआरएनए बाइंड करता है। तो टीआरएनए भी बाइंड करता है आपके एमआरएनए के साथ। वही यहाँ पे पूछा गया था कि जो टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए है वो एमआरएनए के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, ये स्टेटमेंट लिखा गया था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली बाइंड करता है, एनसीईआरटी ने भी लिखा है और ये आपको पता भी, अगर आपने इसको समझा है तो, डायग्राम भी अगर आपको याद है तो तब भी आप इसको सॉल्व कर लेते। तो पेज नंबर 98, 99, 180 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 126 पेज नंबर 245, 247 में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। मैंने सारे जो मैच द फॉलोइंग के जो भी ऑप्शंस आपको चाहिए वो मैंने मार्क कर दिया, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। अगला क्वेश्चन 127 क्लास 11 पेज नंबर 47 में डायरेक्टली आपको यहाँ दिख रहा है। 128 की बात करें तो क्लास 12 पेज नंबर 153 डायरेक्टली दिया गया है स्ट्रेप्टोकाइनेज का फंक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 129, ठीक है, क्लास 11 पेज नंबर 45, ये भी डायरेक्टली दिया गया है, वहीं से आपको पूछा गया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं थी। लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, जहाँ पे भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वही करेक्ट है, बाकी आपके इनकरेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ये क्वेश्चन भी 11th से पूछा गया है, पेज नंबर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है रिस्पेक्टिवली, है ना, वहाँ से आप देख सकते हो सारे एग्जाम्पल्स मेंशनड है, और किसके एग्जाम्पल है वो भी आपको दिख जाएगा, वही पूछा गया था। बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो चीज़ हो सकती थी वो बस सेल्विया और सेल्विनिया का हो सकता था। सेल्विनिया जो है वो आपका टेरिडोफाइट है, लेकिन सेल्विया जो है वो आपका एक एंजियोस्पर्म है ना, वो यहाँ पे देखो मेंशनड है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 131 क्लास 12 पेज नंबर 141 एंड 142 में आपको इसका आंसर मिल जाता है। मैंने सारे मार्किंग्स यहाँ पे कर दी है, ठीक है। 132 इस क्वेश्चन को भी मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए मान लिया है कि चलो ये आप क्वेश्चन या तो छोड़ सकते थे या फिर आपसे नहीं होता। वहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन देखिए बहुत बच्चे घबरा गए थे कि यार ये तो कहीं लिखा ही नहीं है आईवीएफ के बारे में, लेकिन बाकी स्टेटमेंट्स में से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपके एनसीईआरटी में दिया गया, जैसे कि एक्सपेंसिव होता है इंस्ट्रूमेंट, है ना, ये ड्रॉबैक्स दिए हुए थे आईवीएफ के, देखो इंस्ट्रूमेंट एक्सपेंसिव होता है, इंडिया में अवेलेबल है ये दिया हुआ था। तो आपका जो स्टेटमेंट ई है ये गलत हो जाता है, इससे आप गलत चेक कर सकते थे कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, तो ये आपका गलत हो गया। इसका ये भी ड्रॉबैक है कि अगर आप लोग आईवीएफ करा देंगे तो एडॉप्शन कम हो जाएगा ऑर्फन्स का, देखो ये भी दिया गया है। यहाँ पे बताया गया कि 8 टेक्निक्स
दैट इज आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स को यूज़ करने से बेटर है कि आप अडॉप्ट कर लो। तो अगर आप आर टेक्निक्स मतलब IVF कराने लग जाओ तो आप ऑर्फन्स को अडॉप्ट नहीं करोगे तो ऑब्वियसली वो कम होने लगेंगे, है ना, उनका अडॉप्शन कम होने लगेगा, तो ये भी एक ड्रॉबैक हो सकता है। अब ये स्टेटमेंट जो था ना, ये यहाँ पे अगर देख लेते आप तो आप इस आंसर को सही कर पाते। यहाँ लिखा था कि हस्बैंड और वाइफ नेसेसरी फॉर बीइंग डोनर्स, जबकि पता है कि हस्बैंड वाइफ से ही स्पर्म एंड ओवम आई जरूरी नहीं है, आप डोनर मेल डोनर फीमेल से भी ले सकते हो। डायरेक्टली एनसीईआरटी में ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई थी। जिसने इस स्टेटमेंट को देख लिया कि अच्छा सी तो इनकरेक्ट है, तो सी इनकरेक्ट होते ही आपका पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि ये ड्रॉबैक ही गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है थर्ड, वो आप करेक्ट मार्क करके आ सकते थे। बाकी ये भी पता है बहुत बच्चे कॉमन सेंस पे लगाते हैं आप कि यार अगर हाई फर्टिलिटी रिस्क होता है मदर में IVF कारण तो कराते ही क्यों, है ना, क्योंकि अगर आप देखोगे MTP में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मदर को बचाना, है ना, तो अगर इसमें फर्टिलिटी रिस्क ही होगा तो हम क्यों जाएंगे IVF कराने, ऑब्वियसली। तो ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत था, तो इसको भी देख के आप कर सकते थे। ये वाला अगर आप देख लेते तो भी आपका 1, 2 और 4 गलत हो जाता, है ना, तो ये किया जा सकता था, लेकिन मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट देखे कि चलो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग था तो मैंने इसको हटा दिया। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133 कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी से था, क्लास 12 पेज नंबर 33 को भी अगर आप देखते हो, इस डायग्राम को भी अगर आप देखते हो तो यहाँ से भी आप आंसर कर सकते थे। इसमें पहले लिखा था कि द रिप्रोडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ द मेल गैमेटोजेनेसिस। सबको पता है कि फीमेल में फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेल में आपके प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है ना, ये सही है आपका। सेकंड स्टेटमेंट लिखा था गैप बिटवीन द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड द सेकंड म्यूटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर फॉर मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। आपको पता है यार पहला म्यूटिक डिवीजन तो यार फीटल लाइफ में होता है, सेकंड म्यूटिक डिवीजन होने के लिए फर्टिलाइजेशन होना पड़ेगा, मतलब प्यूबर्टी के बाद, तो गैप काफी ज्यादा है फीमेल्स में, लेकिन मेल्स में आपको दिख रहा है कंटिन्यूसली हो जाता है ना, तो ये आपको दिख रहा है डायग्राम से भी। तो सेकंड भी आपका सही है। तो इस तरीके से A एंड B तो हो गया, लेकिन कंफर्म करने के लिए हम लोग आगे स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं। द फर्स्ट पोलर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो सेकेंडरी oocyte के साथ बनता है, ना कि प्राइमरी oocyte के साथ। अच्छा, और LH सर्ज लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। आपको पता है LH सर्ज से ओवुलेशन होता था, ये तो नहीं होता था, तो D भी गलत। तो C एंड D तो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपके एनसीईआरटी में ये चीज लिखा हुआ है, वही चीज मैंने आपको बोला है। अगला क्वेश्चन 134 डायरेक्टली आपको 11th पेज नंबर 29 में देखने को मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। 135 क्लास 11th 96 डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा, मैंने मार्क कर दिया है। दोनों ही एसर्शन और रीजन दिए हुए हैं, और एसर्शन यहाँ पे करेक्ट रीजन भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136, ये बहुत बच्चों को लगा था यार भैया अब तो हम लोग को एकदम पेज टू पेज पढ़ना होगा एनसीईआरटी, तो ये पहले भी बात थी, बहुत बच्चे इसको पढ़ के गए थे, और अगले नीट के लिए आपको भी पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं कुछ भी। एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है कोई भी पेज इंट्रो से पहले साइंटिस्ट का हो या एकदम यूनिट स्टार्ट होने से पहले जो ये सारे पैराग्राफ दिए हुए तो उनको पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट लगे मार्क कर लेना, ठीक है। आपको समझ आ जाता है पढ़ते आपको, जैसे अगर आप पढ़ते तो आपने भी ये लाइन मार्क करी होती, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे पूछा हुआ है, क्लास 11th पेज नंबर 85 में आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं 137 डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा है, क्लास 12th पेज नंबर 138, ठीक है। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन से एग्जांपल यहाँ दिए हुए थे। उसके बाद ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, क्लास 12th पेज नंबर 221 से लेकर 225 में आपको सारे स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे, उन्हीं को मैच द फॉलोइंग। तो आप ये देख रहे हो कि मैच द फॉलोइंग जब भी कराए ना तो एक पेज से नहीं पूछा है, हमेशा एक पेज या आसपास के 3-4 पेज से मैच द फॉलोइंग बनाए गए, तो ये आपको ध्यान है। या फिर मोस्टली चैप्टर तो सेम ही है, लेकिन पेज नंबर इधर उधर किया हुआ है उन लोगों ने, ठीक है। तो ये सारे जो मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, मैंने मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन 139 क्लास 12th पेज नंबर 10 एंड 11 में आपको देखने को मिल जाएगा कि एक MMC से फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में कितने डिवीजन लगते हैं। तो आपको पता है यार एक मियोटिक डिवीजन लगता है और 3 माइटोटिक डिवीजन लगता है। ये पूरा समझाया हुआ है इस पैराग्राफ में, डायरेक्टली नहीं दिया लेकिन पूरा समझाया हुआ है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको हम लोग आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 क्लास 12th पेज नंबर 134 में आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाता है। 141 अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, ये टॉपिक ही काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, और वही पूछ दिया इन लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन डालना पड़ता है इन लोगों को, और डाला भी था इन लोगों ने, और काफ़ी बच्चे इस पर पैनिक कर गए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन्होंने इस बात को समझा कि फिग फ्रूट वाला स्टेटमेंट समझ लिया, उन्होंने भी गलत कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं देखा कि जो पॉलिनेशन है वो फिग फ्रूट का नहीं करता, बल्कि फिग इन्फ्लोरेसेंस का करता है। और एनसीईआरटी ने इस स्टेटमेंट को लिखा है अच्छे से कि वो जो वास्प है वो जो पॉलिनेशन करता है वो फिग इन्फ्लोरेसेंस का करता है। ऑब्वियसली पॉलिनेशन फ्लावर का होगा, फ्रूट का तो होगा नहीं, तो इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट था, जो बहुतों को लग रहा था यार भैया ये तो कॉन्ट्रोवर्शियल है यार, ये तो सही स्टेटमेंट था हमारा, इसको गलत कैसे कर दिया, तो इसलिए गलत है, क्योंकि फिग फ्रूट नहीं फिग इन्फ्लोरेसेंस होगा यहाँ पे। और जो पहला स्टेटमेंट है, अगर मैं बैठा होता एग्जाम में, अब ये बोलोगे भैया आप तो बाहर से बैठ के बोला, लेकिन फिर भी अगर कोई भी बच्चा बैठा हो या कॉमन सेंस, हमेशा कॉमन सेंस का यूज़ करो जब भी एग्जाम में बैठो ना। आप क्या करते हो, एकदम ड्रास्टिक सोचने जाते हो कि यार फिग फ्रूट नॉन, अब ये पढ़ते ही लग रहा है कि एग्जामिनर जो ट्रिक करना चाह रहे हैं कि फिग फ्रूट में फिग वॉस इनक्लोज हो जाता है, इसलिए वो नॉन वेजिटेरियन। तो ऑब्वियसली ये बनाया स्टेटमेंट लग रहा है, तो मैं तो इसको इनकरेक्ट ही मानता, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी आप एग्जाम में बैठो और आपको लग रहा है यार काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, तो हमेशा एक जनरल तरीके से सोचो उसको
उसमें एकदम एक्सेप्शन मत सोचो कि यार ये एक्सेप्शन हो सकता है, ऐसा मत सोचो। जब भी मैंने एक्सेप्शन सोच के उसको टिक किया है ना, तो हमेशा मेरा वो आंसर गलत हुआ है। तो आप ये मत करना है, हमेशा एक जनरल थिंकिंग रखें कि यार जनरली क्या सही होता है, उस हिसाब से जाओ। आपको पता है यार नॉन वेजिटेरियन फ्रूट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तो आप इसको इनकरेक्ट मार सकते थे और आपका सही भी हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पे फंस जाते। फिक्स फ्रूट अगर आपने देखा नहीं होता तो आप गलत कर देते हो एकदम। तो ये भी ध्यान रखना कि जब भी स्टेटमेंट पढ़ रहे हो तो माइनर चेंजेस किए हो सकते हैं वहाँ पे। तो आपको पूरा स्टेटमेंट सही लग सकता है, लेकिन वहाँ पे कुछ माइनर चेंजेस हो सकता है, तो उनको ध्यान रखना। जब भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, जब भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, टाइम प्रेशर में उन चीज़ों का ध्यान रखना, और पेंसिल से मार्क करना, पेन से मार्क करते रहने की आदत अभी से आपको बनानी है। तो ये क्लास 12 पेज नंबर 202 में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं मानूंगा। अगला क्वेश्चन 142 को भी आप आउट ऑफ एनसीईआरटी मान सकते हो, क्योंकि जो रीजन है वो आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इसको मैंने एनसीईआरटी से बाहर ही मान रहा हूँ, लेकिन इसको किया जा सकता था, ऐसा नहीं कि इसको किया नहीं जा सकता था। अगर आप पढ़ते तो आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सही बोला गया। वही मैं बोला हूँ कि एक होता है ना कि अंदर से आवाज़ आती है कि यार भैया ये तो सही लग रहा है, और ये अंदर की आवाज़ तब आपकी सही निकलेगी जब आपने पढ़ाई करी हो। ये नहीं कि अब आप ऐसे गए हो बिना पढ़े और हर एक क्वेश्चन में आप लगा दो यार अंदर से आवाज़ आ रही है, ये नहीं करना है, ठीक है। आपको ये देखना है कि यार पढ़ के गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आता है वो 5-6 क्वेश्चन में जो आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, उसमें अंदर की बात सुनो और सोचो कि यार कॉमनली क्या सही हो सकता था। जैसे ये रीजन पढ़ोगे ना, आपको रीजन पढ़ते समय हाँ ये सही बात कह रहे हैं लोग, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में ज़्यादा उसको ऑब्वियसली नरिशमेंट करने में हेल्प होगा, क्योंकि आरएनए बढ़ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये रीजन आपका सही लग रहा है, इतना नहीं भी सोच सकते, तभी अगर आप जनरली भी पढ़ोगे इस रीजन को तो आपको सही लगेगा। इस तरीके से आप इसको मार्क कर सकते थे कि असर्शन तो सही है, ऑब्वियसली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन रीजन भी सही है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं था, इसलिए इसको मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी मान रहा हूँ, लेकिन इसको किया जा सकता था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 143 क्लास 11 पेज नंबर 98, और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 144 क्लास 11 पेज नंबर 118 में डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन 145 डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में पेज नंबर 82 क्लास 11 में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया। अगला क्वेश्चन 146 क्लास 11 31 32 में यहाँ पे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना। तो इस बार काफ़ी 2 क्वेश्चन मेरे को दिखे जहाँ पे आपको सीक्वेंस में अरेंज करना था कि पहले क्या होगा बाद में क्या होगा। तो जब भी जहाँ पे भी अब आपको एनसीईआरटी में ये ऐसे दिखे कि अच्छा ये एक सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अच्छा मैं सारे सीक्वेंस को अच्छे से याद रखूँ और स्टेप बाय स्टेप याद रखूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सीक्वेंस में अरेंज करने वाले पूछे गए थे इस बार, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में है, सीक्वेंस वाइज यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4, और वही यहाँ पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन 147 फिर से वही क्वेश्चन हो गया बीटा गैलेक्टोसाइड्स वाला, ये भी आपको मैंने अभी दिखाया था एनसीईआरटी मार्क करके क्लास 12 पेज नंबर 170 में आपको ये देखने को मिल रहा है, वही यहाँ पे स्टेटमेंट में पूछा था, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। अच्छा अगला क्वेश्चन 148 क्लास 12 पेज नंबर 151, ये भी आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कौन कौन से बैक्टीरियाज यूज होते हैं, है ना, सारे नाम यहाँ पे दिख जाएंगे आपको, और वही आपको यहाँ पे मार्क करना था कौन कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज होंगे। अच्छा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 149 ये क्लास 12 पेज नंबर 180 में डायरेक्टली मिल जाएगा, मार्क कर दिया मैंने, ठीक है। 160 में डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है, डायग्राम भी अगर आपको याद होता तभी आप कर लेते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 151 ये भी आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को फिर भी किया जा सकता था। कैसे, अगर मैं होता या बहुत बच्चों ने जो करके आए हैं वहाँ पे उन्होंने कैसे अप्रोच किया मैं बताता हूँ आपको। पहली बात, यहाँ पे अगर आप पढ़ते हो तो बहुत सारी कहानी लिखी हुई है, लेकिन इसमें कीवर्ड्स 2 ही हैं। एक तो कैविटी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब एस लिमिट ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है, तो या पहले काट दोगे। दूसरा, अगर आप इसको पढ़ते हो ना, आपको एक चीज़ दिमाग में हिट होती है कि यार जो मेसोडर्मल टिश्यू है वो कंप्लीट नहीं है, पार्शियली प्रेजेंट है। तो इसको देख के जो आपके दिमाग में आंसर आता है वो स्यूडोस लिमिट ही आता है। भले एनसीईआरटी में ऐसा नहीं मेंशन है, वहाँ पे बोला है कि स्कैटर्ड पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है ना, ये नहीं बोला है कि बॉडी वॉल में प्रेजेंट होगा, एलिमेंट्री कैनाल में एब्सेंट होगा, ऐसा नहीं बोला है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस जो आपको दिख रहा है ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। अब ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको कई बार, जैसे लास्ट ईयर भी पूछा था एक क्वेश्चन जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन डाला था और वो आउट ऑफ एनसीईआरटी सही भी था, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, जब भी आपके सामने आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आ जाए, मतलब क्वेश्चन तो आपके एनसीईआरटी में दिया है ना, कुछ ऐसा पूछा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में आउट ऑफ एनसीईआरटी दिख रहा है आपको, तो उसमें हमेशा आ जाओ कि अच्छा एनसीईआरटी के बेसिस मुझे ये पता है, ठीक है, मैं हमेशा उसी में से किसी एक आंसर को टिक करूंगा। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन को कभी टिक नहीं करूंगा अनटिल अनलेस ये बोला हो कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, और मेरे को दिख रहा है कि 4 स्टेटमेंट है, 3 तो एनसीईआरटी का है, तो 3 एनसीईआरटी से मुझे पता है कि ये इनकरेक्ट है, तो मेरा चौथा ऑप्शन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, जो कि मेरे को डायरेक्टली नहीं पता है, लेकिन मैं एलिमिनेशन के थ्रू वहाँ पहुंच गया। कई बार तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एक से ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शन है और आपको एक सिलेक्ट करना है, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से मैं कभी भी टिक नहीं करूंगा, भले वो मेरा गलत हो जाए, लेकिन मैं टिक नहीं करूँगा, मेरे को आइडिया नहीं है। मैं इन दोनों में से टिक करता हूँ और मैंने एक को एलिमिनेट कर लिया कैविटी देख के, तो मैं दूसरे को ही टिक करके आता हूँ। तो इस तरीके से आप एलिमिनेट कर सकते हो अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है तो। क्लास 11 पेज नंबर 39 में ये दिया हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली आउट ऑफ एनसीईआरटी तो आपको मिलेगा नहीं ये चीज़। तो चलो ये आपका आउट ऑफ एनसीईआरटी हो गया। 152 देखते हैं, क्लास 11 पेज नंबर 67 में डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा, वही यहाँ पे पूछा हुआ था, ठीक है। क्लास 12 पेज नंबर 209 में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ये चीज़, दोनों स्टेटमेंट मैंने मार्क कर दिए हैं, देख सकते हो, वही पूछा गया था। 154 क्लास 12 पेज नंबर 207 में डायरेक्टली यूनिट दिया हुआ है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, है ना, वही यहाँ पे पूछा था। उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कि आंसर 1/4 होगा या 1/2 होगा। अब ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी वो बेसिकली इस लाइन के कारण हुआ था, जो कि यहाँ पे लिखा है, प्रोबेबिलिटी फॉर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड हैविंग नो डिजीज एंड बीइंग ए कैरियर।
अब यहाँ पे अगर और होता ना तो जो टीचर्स कहते हैं 1/2 सही होगा, तो मेरे को लग रहा है अगर और होता तब उस चीज़ को मान सकते थे। लेकिन यहाँ पे एंड है, मतलब एक ही चाइल्ड में दोनों प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो उसमें ना डिजीज हो लेकिन वो कैरियर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बोला कि एक कैटेगरी ऑफ चाइल्ड ऐसा है जिसमें डिजीज नहीं है और एक कैटेगरी जो कि कैरियर है, ठीक है। इन दोनों को आपने अलग अलग करके कंसिडर किया, फिर उसको अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे तब आप उसमें 1/2 तब आपका आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे और अगर लिखा होता तब वो हो सकता था, लेकिन एंड का मतलब है कि यहाँ पे एक ही बच्चे की बात हो रही है जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर 1/4 ही जाता है। बाकी ये तो वहाँ पे एग्जाम के टाइम में आपके दिमाग में क्या आता है तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली इसमें मैं वो नहीं करूँगा कि यार ये एकदम ईजी क्वेश्चन था, करना चाहिए था। अब मैं यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ, वहाँ पे सिचुएशन प्रेशर वाला सिचुएशन होता है, मेरे को पता है, मैंने एग्जाम दिया, तो ऑब्वियसली इसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। मतलब ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, टाइम लेता और टाइम लेके शायद गलत भी आ सकता था, है ना, तो इसलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। बाकी इससे आपको सीखना यह है कि जब भी आप पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन इस बार सीखने जाओ तो सिर्फ ये मत सीखना कि कैसे पहचानना है, ये कैसे पता करेंगे कि यार ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, रिसेसिव कैसे पता करेंगे, ये भी आपको सीखना है ना। वो लिखने आना चाहिए, जो टीचर्स लोगों ने करके दिखाया है वो आपको लिखने आना चाहिए। बेसिकली हर सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, विपिन सर से भी जब मैंने पढ़ा था उन्होंने भी लिखना सिखाया था, ठीक है, तो वो अप्लाई करना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 156 पेज नंबर 67 में डायरेक्टली दिया हुआ है, वही यहाँ पे पूछा है। 157 क्वेश्चन नंबर जो है पेज नंबर 137 क्लास 11 में आपको डायरेक्टली मिल जाता है, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 158 क्लास 12 पेज नंबर 95 आपको डायरेक्टली मिल जाता है, मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अगला क्वेश्चन 159 क्लास 12 पेज नंबर 83 में आपको डायरेक्टली मिल जाता है, मार्क कर दिया है। 160 नंबर जो क्वेश्चन है क्लास 12 पेज नंबर 165 में डायरेक्टली मिल जाता है ना। क्लोनिंग के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं यहाँ पे लिखे गए हैं और वही आपसे पूछा गया था। उसके बाद 161 क्लास 11 पेज नंबर 91 में डायरेक्टली दिया है ना, मेसोसोम के फंक्शन दिए हुए हैं, वही आपको यहाँ पे पूछा था। 162 डायरेक्टली क्लास 12 पेज नंबर 94 में आपको देखने को मिल जाएगा, टर्मिनेशन फैक्टर का जो सिंबल है वहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 पेज नंबर 81 क्लास 11 में यहाँ पे दिया गया है, मैंने मार्क कर दिया। 164 डायरेक्टली डायग्राम से पूछा गया था, पेज नंबर 210 क्लास 11 है ना, ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इसी डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इससे आपको एक ट्रेंड पता चलता है नीट 25 का, जो कि आप नीट 26 के लिए भी फॉलो कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है, बहुत बच्चे शायद इसको मिस करते होंगे, लेकिन अच्छे से जो एनसीईआरटी पढ़ता है वो करते हैं। मैंने भी किया था इसको और वहाँ से देखो एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब देखो अगर आप इसमें सारे स्टेटमेंट पढ़ते हो ना तो आपको सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ऐसा है जो कि एनसीईआरटी के लाइंस में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो आपको एनसीईआरटी के लाइंस में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप डायग्राम को एनालाइज करोगे तो वहाँ पे अच्छे से मेंशन है। जैसे कि आपको दिख रहा है कि एंटीजन बाइंडिंग साइट वो एन टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ना कि सी टर्मिनल पे। तो पहला स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा कि ये गलत स्टेटमेंट है, वही पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो आपका यही इनकरेक्ट हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट जो है जहाँ बोला गया कि कॉन्स्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड एट सी टर्मिनल्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, आपको दिख रहा है कि जो कॉन्स्टेंट रीजन है ना, कॉन्स्टेंट रीजन है वो सी टर्मिनल के पास प्रेजेंट है, ना कि एन टर्मिनल। एन टर्मिनल में वेरिएबल जो रीजन है वो प्रेजेंट है, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है। उसका जो चौथा स्टेटमेंट है द हैवी एंड लाइट चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ये भी आपका सही है क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये देखो डाइसल्फाइड बॉन्ड से हैवी एंड लाइट चेन्स आपके यहाँ पे बॉन्डेड है ना, तो ये भी आपको सही है। तो डायग्राम से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाए जो कि एक्चुअल टेक्स्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ये देखना है कि जहाँ पे भी डायग्राम्स है तो उसको अच्छे से एनालाइज करना है। बहुत से अगर आप कॉकरोच वाला खोल के देखोगे एनसीईआरटी तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि एक्सप्लेन नहीं किए गए हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टेटमेंट बन सकते हैं, तो उनके बारे में पता कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 166 पेज नंबर 19 और 20 क्लास 12 से उठाया गया है, सारे स्टेटमेंट्स मैंने मार्क कर दिया। और यहाँ पे भी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। एपीब्लास्ट अगर आप देखते हो तो एपीब्लास्ट जो है वो बेसिकली रूडिमेंट्री कोटिलेडन होता है, ठीक है। अब ये चीज़ एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन एपीब्लास्ट दिखाया गया है, ठीक है। मोनोकॉट्स के लिए एपीब्लास्ट यहाँ पे मेंशन है, स्क्यूटेलम मेंशन है, लेकिन एपीब्लास्ट क्या होता है ये नहीं समझाया। लेकिन मैंने अपने टाइम में भी पढ़ा था, इसको सर्च करके देखा था, तो मेरे को पता था ये चीज़। और देखो यहाँ पे ऑप्शन में दिया, भले इससे ये नहीं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन क्या पता यहाँ पे मान लो स्टेटमेंट दे दिया होता और बोलते कि करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो इसको आप आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं बोल सकते क्योंकि एपीब्लास्ट वर्ड प्रेजेंट है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अब पढ़ने बैठो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तो जहाँ पे भी ऐसा वर्ड मिले जो कि मेंशन नहीं है टेक्स्ट में लेकिन डायग्राम में दिया है या कहीं पे लिखा हुआ है, तो उसको आपको समझ लेना है सर्च करके। और बहुत जगह है ये चीज़, ठीक है, बहुत सारी जगह है, ऐसा नहीं कि बहुत कम जगह है, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा, है ना। कम से कम भी तो 7-8 चैप्टर्स में आपको मिलेगा ऐसे वर्ड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 167 पेज नंबर 76 और क्लास 11 में डायरेक्टली मेंशन है कि हाइपोडर्मी जो है स्क्लेरेनकाइमेटस होता है, ना कि पेरेन्काइमेटस। गलत स्टेटमेंट हो गया ये। 168 को आप आउट ऑफ एनसीईआरटी मान सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं भी मेंशन नहीं है फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में, मतलब समझाया नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से जाओगे एनसीईआरटी देखते हो, है ना, 12th चैप्टर के मतलब बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक्सरसाइज देखते हो, बैक एक्सरसाइज देखते हो, तो वहाँ पे फ्रेटर्नल ट्विंस के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मैंने अपने टाइम में इसको सॉल्व किया था और मुझे तभी पता चलता है कि अच्छा फ्रेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं और मैटरनल ट्विंस क्या होते हैं, और मैटरनल ट्विंस को ही मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं और फ्रेटर्नल ट्विंस को ही डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। मेरे को तब समझ में आया था, ठीक है। तो अगर आपको इतना पता होता कि अच्छा मैटरनल ट्विंस मोनोजाइगोटिक ट्विंस होता है और उनका जेंडर कभी भी अलग नहीं हो सकता क्योंकि वो सेम जाइगोट से मिलकर बन रहा है, लेकिन फ्रेटर्नल ट्विंस में जेंडर हमेशा अलग होगा। तो ये अगर बॉय एंड गर्ल है तो कंफर्म है, इतना कंफर्म है कि ये फ्रेटर्नल ट्विंस ही होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं हो सके। तो यहाँ पे मस्ट वाला ऑप्शन पूछा था, तो आपका 4th ही सही होता। अगर आपने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज किया होता और इसके आंसर देख लिए होते बस,
सर्च करके देख लिया होता तो आपको पता होता है अच्छा फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते किसको। तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी ये तो पढ़ के समझा देखे कि अगर मस्ट बोल रहा है तो ये जरूरी थोड़ी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से ही ट्विंस बने, ठीक है। अब इस वाले स्टेटमेंट में जो 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट वाला स्टेटमेंट है तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोच के कि भैया हमने तो पता था यार कोई भी इंडिविजुअल हो उनमें 99.9% जेनेटिक कंटेंट सेम होता है, तो यहाँ 75% कैसे हो सकता है अगर ये ट्विंस है तो यहाँ पे जो ये बात कर रहे हैं ना ये उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, 99% सेम वाले परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, वो सेम 99.9% जेनेटिक कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं जो 0.1% अलग होता है ना बाकी इंडिविजुअल्स में। अगर आप उसी बाकी इंडिविजुअल सिबलिंग्स की बात करने लगोगे तो उन 0.1% में भी 50% सेम रहेगा, ठीक है। अगर सिबलिंग्स की आप बात करने लगोगे तो मतलब उसमें और जो 0.1% आपको डिफरेंशिएट करता है बाकी लोगों से, उसी 0.1% को अगर आप सिबलिंग्स में कंपेयर करने जाओगे तो उस 0.1% का भी 50% सिबलिंग्स में सेम होता है। तो ये उस जेनेटिक कंटेंट की बात कर रहे हैं, ना कि वो 99.9% जो कि सब लोगों में सेम है, सारे होमोसेपियंस में सेम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन मान के चलोगे, लेकिन मैंने ये बता दिया कि अच्छा बैक एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे भी कई ऐसे वर्ड्स है जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। तो अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को कर लेते तो शायद आपका ये क्वेश्चन सही हो जाता, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन में मान के चलता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 169 पेज नंबर 115 क्लास 12 में आपको दिया गया है, डायरेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्वीट पोटैटो का एग्जाम्पल, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो कौन सा इवोल्यूशन फॉलो करता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 पेज नंबर 177 क्लास 11 में आपको देखने को मिल जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे दिया हुआ है कि साइटोकाइनिन जो है वो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं ताकि लीफ सेनेसेंस में डिले आ पाए। क्वेश्चन नंबर 171 पेज नंबर 181 में क्लास 12 में देखने को मिल जाएगा, और ये चीज़ एक डायरेक्टली नहीं मेंशन है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो ये भी मेरे को बताना था कि इस बार अगर देखोगे तो कई जगह ऐसे लाइन से क्वेश्चन पूछे गए जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने उसके बारे में क्वेश्चन पूछा था। एनसीईआरटी चाहती है कि आप उसको सर्च करके पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 172 पेज नंबर 117 क्लास 11 है ना, दिया गया है, डायरेक्टली आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन 173 की बात करोगे तो क्लास 12 पेज नंबर 168 से क्वेश्चन उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 174 पेज नंबर 29 और क्लास 11 से पूछा गया है। ये भी सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, जो मैंने बताया आपको कि सीक्वेंस जहाँ भी दिख जाए अच्छे से समझना है, उसको स्टेप वाइज याद रखना है, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया था। 175 डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, ये जो देख रहे हो आपको ये जो केस दिया गया है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी में प्रेजेंट है, और उसी के बेसिस पे फिनोटाइपिक रेशियो पूछा था 9:3:3:1 है ना, डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है, वो चीज़ आपको यहाँ पे पूछी गई थी। 176 ये भी आपके क्लास 11 पेज नंबर 11 में दिया गया है, डायरेक्टली पूछा गया है ना। यहाँ पे प्रॉपर्टीज दे दिया गया था, उसके बेसिस पे आपको कौन सा किंगडम है ये पहचानना था और फिर अरेंज करना था, है ना। उसके बाद 177 देखोगे तो क्लास 11 रिस्पेक्टिव पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, वहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया गया था, है ना। सारे स्टेटमेंट यूज़ किए गए थे मैच द फॉलोइंग में, तो यहाँ से ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 178 डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्लास 12 पेज नंबर 195 यहाँ से उठाया गया है, मैंने मेंशन कर दिया। 179 देखने जाओगे तो ये भी एनसीईआरटी से ही पूछा गया है, क्लास 11 सारे पेज नंबर मेंशन है, वहाँ से इसको उठाया गया है मैच द। तो मैच द फॉलोइंग हमेशा देख रहे हो कि अलग अलग पेज नंबर से उठाया गया है ना, और चैप्टर भी इसमें तो आप देख रहे हो चैप्टर भी अलग कर दिया, अलग अलग ह्यूमन फिजियो के चैप्टर से उठाया गया क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैच द फॉलोइंग ऐसा आ सकता है, तो इसमें आपको फटाफट स्विच करना चाहिए। अगर आप बहुत बार रिवाइज करके नहीं जाओगे तो आप इन क्वेश्चन में काफी ज़्यादा टाइम लगाते हो, ऑल्दो ये मैच द फॉलोइंग है तो आप इसमें एलिमिनेट कर लेते हो जल्दी, लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला होता तो आपको टाइम लग जाए, तो इसलिए रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट में। लेकिन जितना रिवाइज करके जाओगे उतना कम टाइम में आप सॉल्व कर पाओगे, उतना ज़्यादा टाइम आप फिजिकल जैसे सब्जेक्ट जो कोई हार्ड आ सकता है, कंफ्यूजिंग हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, वहाँ पे आप टाइम दे पाओगे और प्रेशर में नहीं आओगे फिर, है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं 180। अब ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग था बहुत बच्चों के लिए, ठीक है। इसके एक ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग है, जो कि कंफ्यूजिंग होना भी चाहिए, जिसने पढ़ा है अच्छे से उसको कंफ्यूजिंग लग सकता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो क्लास 11 पेज नंबर 202 डायरेक्टली इस पैराग्राफ से उठाया गया। तो जो तीन यहाँ पे कार्डियक फंक्शंस को इफेक्ट करने वाले चीज़ें हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, लाइक नोडल टिश्यू है, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेडुला ऑब्लोंगाटा है, और एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन, से तीन चीज़ें मेंशन्ड है। तो वही आपका यहाँ पे आंसर भी एंटी ने रखा है। एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स भी हो सकता है, क्योंकि देखो यार अगर आप पढ़ने जाओगे ना कॉर्टिकल हार्मोन्स वाला पार्ट, उसमें दिया है कि यार मिनरल कॉर्टिकॉइड्स हो सकता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो सकता है, दोनों ही कार्डियक एक्टिविटी और किडनी फंक्शन को पे इफेक्ट डालते हैं, मेंशन्ड है, एनसीईआरटी मेंशन्ड है। तो उस हिसाब से एड्रेनल कॉर्टिकल हार्मोन्स भी होना चाहिए था। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये आया होगा उसने इसका आंसर ABCD मार दिया होगा, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ABC ही कंसिडर किया, क्योंकि मेरे को लग रहा है एनटी बस ये देखना चाहते हैं कि हार्ट की एक्टिविटी को डायरेक्टली कौन इफेक्ट करता है, तो उसमें ये तीन ही है, क्योंकि जो कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन वाला पार्ट है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, लेकिन ये जितने भी आपको दिख रहे हैं नोडल टिश्यू, मेडुला ऑब्लोंगाटा और मेडुलरी हार्मोन से डायरेक्टली हार्ट टिश्यू पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ABC हो सकता है, लेकिन बाकी इसमें भी गलती की जा सकती थी, तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो अब समरी पे आते हैं कि क्या समरी, क्या कंफ्यूजन हम लोग क्या निकाल सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने जाओगे तो 6 क्वेश्चन थे, ठीक है। एक 2N वाला, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, टेपिटम वाला क्वेश्चन, उसका सेकंड स्टेटमेंट नहीं था, जो रीजन है उसका, स्यूडोस्टेगमेट वाला, फिग वाला क्वेश्चन, फ्रेटर्नल ट्विंस वाला क्वेश्चन और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी हैं। तो या तो आप 6 क्वेश्चन छोड़ सकते थे, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाते तो आप स्यूडोस्टेगमेट वाला क्वेश्चन, 2N वाला क्वेश्चन, टेपिटम वाला क्वेश्चन
और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट सही करके आ सकते थे। ठीक है, अगर आपको इन दोनों का एकदम ही नॉलेज नहीं था तो एटलीस्ट इन क्वेश्चंस में तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते, थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेट करते तो इनको सही किया जा सकता था। लेकिन फिर भी मैं हटा देता हूँ कि चलो ये क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व करके नहीं आएगा, आप छोड़ देते हैं। ठीक है, या तो आप गलत कर देते तो भी आपके 330 से लेकर 336 मार्क्स एनसीईआरटी के बेसिस पे लाया जा सकता था। ये जो बच्चे 9 क्वेश्चन है जो कि मैंने दिखाया आपको कि एनसीईआरटी से है, लेकिन कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इन द सेंस कि या तो हल्का सा चेंज कर दिया है या फिर आपको कहानी बना के दे दी है, लेकिन पूछा एनसीईआरटी की चीज़ से ही है, तो इसलिए वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। लेकिन एनसीईआरटी उसको आंसर किया जा सकता था और सबने आंसर किया भी है। ठीक है, तो और बाकी जो क्वेश्चन है वो तो इजी थे। तो आप अगर आप टोटल निकालोगे तो 84 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए थे, और अगर आप उसको भी सॉल्व कर लेते सिर्फ तो 330 से लेकर 336 मार्क्स आपके आ सकते थे, और बहुत ज़्यादा अचीवेबल स्कोर है। अब अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करता हूँ तो कितने मिनट में, कितने टाइम में इस स्कोर को अचीव किया जा सकता था। अगर आप 50 मिनट से लेकर 1 आवर के बीच भी टाइम देके इतना करेक्ट कर लेते तो बाकी जगह आपके पास भले टाइम की कमी होती, लेकिन फिर भी क्योंकि आपने एक अच्छा स्कोर बायोलॉजी में ऑलरेडी अचीव कर लिया होता, तो बाकी जगह अगर आप कम भी स्कोर करते तभी आप सिलेक्ट हो जाते सर। तो अगर आप टाइम 50 मिनट से लेकर 1 आवर भी देखिए इस पेपर में 330 से ऊपर स्कोर ला पाते या 330 के पास स्कोर ला पाते तो एक अच्छा स्कोर यहाँ पे माना जाता है। ऑल्दो जिन बच्चों ने 315 स्कोर किया है और बाद में केमिस्ट्री और फिजिक्स में मेकअप कर लिया है वो भी सिलेक्ट हो गए हैं, और जिन्होंने 336 भी स्कोर किया है वो भी सिलेक्ट हो गए। तो सिलेक्ट दोनों हुए, डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे किस जगह, कहाँ पे आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हो पेपर में। ठीक है, अब जो की टेक अवेज है इस वीडियो का वो ये है कि आप जब भी एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, ठीक है, तो उसमें जो बीच में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे कि मैंने बताया इंसुलिन वाला क्वेश्चन था, वैसे क्वेश्चंस का आपको खुद आंसर देके रखना है। ठीक है, अगर आप आंसर नहीं दोगे तो वैसे क्वेश्चंस फ्रेम होकर नीट 25 में आए हैं और नीट 26 में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उनका आंसर आपको निकाल के रखना है। दूसरा, डायग्राम में डिटेल्स अगर देखोगे तो वैसे जो लेबलिंग्स है जिनका कोई भी मेंशन नहीं है टेक्स्ट में, उन लेबलिंग्स के बारे में आपको सर्च करके पता कर लेना है कि वो एक्चुअली में क्या है ना। जैसे एपिब्लास्ट वाला बताया मैंने, वैसे चीज़ों को आपको देख लेना है। बैक एक्सरसाइज भी आपको बायोलॉजी में एटलीस्ट एक बार देख लो, सिर्फ बोर्ड स्टूडेंट के लिए अब वो नहीं रहा। उस पर कई चीज़ें ऐसे हैं जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में था तो उसके क्वेश्चन फ्रेम करके उन्होंने छोड़ दिया, तो उनका बस आंसर देख लो, आपको याद आएगा हमेशा के लिए। ठीक है, डायरेक्टली आपके स्टेटमेंट के फॉर्म में भी देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसे चैप्टर्स में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग बनानी है, क्योंकि यहाँ से हो सकता है कई बार डायरेक्टली एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स लिख के ना दे, बस उसको हल्का सा घुमा दें। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है कि जेनेटिक्स में, बायोटेक में, जेनेटिक्स में बेसिकली आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली स्टेटमेंट्स नहीं है, हल्का सा घुमा के पूछा है। ठीक है, तो सेल साइकिल में भी आपको दिख रहा है स्पिंडल फाइबर वाला हल्का सा घुमा के पूछा है। तो जिसको नॉलेज नहीं है, कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं है, जिसने इमेजिन नहीं किया है, वो गलत कर सकता है उसको, या उसको लगेगा आउट ऑफ एनसीईआरटी। तो ऐसे चैप्टर्स जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, सेल साइकिल, बायोटेक वाली यूनिट, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ह्यूमन फिजियो के जितने भी चैप्टर्स हैं, इन सब में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप कंसेप्ट्स बनाने हैं। इसके लिए आप डिटेल लेक्चर देखो और अच्छे से समझो उस चैप्टर को। सिर्फ डिटेल लेक्चर देख लेने से समझ नहीं आता, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होगा उसको। ठीक है, तो ये टेक अवेज है। बाकी ये बिल्कुल नहीं करना है कि भैया आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ने चले गए, किसी एक टीचर ने एक इनमें से कोई एक पॉइंट लिखवा दिया हो एनसीईआरटी में अपने नोट्स में, तो भैया अब तो हम लोग नोट्स ही बनाएंगे, डिटेल लेक्चर देखेंगे, एनसीईआरटी तो बेकार है। ठीक है, अगर आप इन 84 क्वेश्चंस को बेकार बोल रहे हो एनसीईआरटी के थ्रू जो मिले हैं, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ उसमें। ठीक है, पहले आप इतने काबिल बनो कि 84 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर पाऊँ। एनसीईआरटी की इतनी नॉलेज रखो, इतने काबिल बन जाओ कि 84 क्वेश्चन एनसीईआरटी से कहीं से भी पूछे मैं सही कर लूँ। उसके बाद आपको जितना आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना जाओ, लेकिन ये कंफर्म करने से पहले 84 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन के काबिल होने से पहले अगर आप आउट ऑफ एनसीईआरटी की तरफ जा रहे हो तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तब आप ये 84 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए एक रीडिंग काफ़ी नहीं है, 2 रीडिंग काफ़ी नहीं है, आपको मल्टीपल रीडिंग चाहिए। ठीक है, और एक करेक्ट फ्रीक्वेंसी पे चाहिए, और उसके लिए इस चैनल पे मैं आपको हेल्प करते रहूँगा, उसकी दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने जो भी मेरे को समझाना था मैंने समझा दिया इस वीडियो के थ्रू। बाकी अगली कौन सी वीडियो चाहिए, क्या ऐसी वीडियो केमिस्ट्री के लिए भी आपको चाहिए तो बताना, मैं बना दूंगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन वो वीडियो बहुत कुछ समझा के जाएगी और बहुत सारी गलती करने से आपको बताएगी, जो बचाएगी, जो कि बहुत सारे बच्चे इस बार करने वाले थे। उनको लगा था यार नोट पढ़ना होगा, बहुत सारे टीचर्स ने, किसी एक टीचर ने 2N लिखवा दिया है तो अब मैं उन्हीं से लेक्चर लूंगा, उन्हीं के नोट्स बनाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के नोट से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन करके कर भी क्या लेते हैं, अगर आपके 84 क्वेश्चन गलत हो जाते तो, और अगर 84 क्वेश्चन सही कर लेते तो आप सिलेक्ट हो जाते। तो दिमाग लगाओ और सही जगह पे फोकस करो, एनसीईआरटी से भटकना नहीं है, एनसीईआरटी ही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।